बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। एनडीए में लोकसभा की तर्ज पर ही सीट बंटवारा होगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जेडीयू 102 से 103 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी 101 से 102 सीट पर इलेक्शन लड़ सकती है, तो वहीं एलजेपीआर 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अगर बात एचएम की करें तो खबर यह है कि 6 से 7 सीटें यहां पर पार्टी को मिल सकती हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि यही तय किया गया है। जिस तरीके से लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जो फॉर्मूला तय किया गया था लोकसभा इलेक्शन पर बिहार को लेकर, बिल्कुल उसी तर्ज पर कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा का इलेक्शन भी बिहार में वैसे ही लड़ा जाएगा। अगर यहां पर सीट फॉर्मूला की बात करें तो इस वक्त हमने आपको बताया किस तरीके से ये पूरा सीट फॉर्मूला तय किया गया। हालांकि सूत्रों से फिलहाल ये पूरी जानकारी मिल रही है जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है। आप देखिए किस तरीके से जब हमने देखा, अगर हम पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई थी, छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू चली गई थी। लेकिन इससे पहले जेडीयू हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन पिछली बार सीट बीजेपी को ज्यादा मिले। सर्वेश, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पटना से लाइव। सर्वेश, सूत्रों के हवालों से खबर यह मिल रही है कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है एनडीए की तरफ से, और जैसे कि लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसी तर्ज पर सीट बंटवारा होगा इस बार विधानसभा में। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा में जिसको जितनी सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र में, उसके हिसाब से हर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें अमूमन हैं बिहार में, और उसको देखते हुए जिसके पास जितनी सीटें हैं उसके आधार पर उन सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव में होगा। और इस बार जो समीकरण बिठाया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि 102 से 101 सीट पर जेडीयू और बीजेपी दोनों लड़ेंगी आपस में, साथ मिलकर ये 102 और 101 सीट हो सकती है। तो मानकर चला जाए कि 243 सीटें हैं बिहार में, तो ऐसी परिस्थिति में 204 या 202 सीटों पर ये इन दोनों पार्टियों का कब्जा होगा। उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं, चाहे वो 39 सीट हो या 41-42 सीटें हो, उस पर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एकोमोडेट किया जाएगा। अगर वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी, अगर वो आते हैं तो उनको भी एकोमोडेट किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जाए तो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है। हालांकि जब पिछली बार अमित शाह आए थे तो उस वक्त ही ये फैसला ले लिया गया था, और यही वजह है कि उस वक्त की बैठक जो है काफ़ी कम समय में ही खत्म हो गई। करीब 3 घंटे की बैठक होनी थी, 40-45 मिनट में ही अमित शाह ने बैठक का निपटारा कर लिया और वो पटना से निकल गए। तो उस वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ पे विरोध हो गया और चिराग पासवान ने दावा ज़्यादा सीटों पर ठोक दिया, 60 सीटों की डिमांड कर दी चिराग पासवान ने, जिसको लेकर बातचीत नहीं हुई। लेकिन बाद में ये बात सामने आया कि नहीं, सब कुछ तय है। लेकिन सर्वेश, लगता है कि जो जमीनी हकीकत है, बाकी के जो दल हैं वो भी ये समझ रहे हैं, चाहे वो फिर कोई सी भी सहयोगी पार्टी हो, जमीनी हकीकत को ध्यान में रख के ये फॉर्मूला तय हुआ है। देखिए बिहार में बगैर बीजेपी और बगैर नीतीश कुमार के चुनाव में जीत पाना असंभव है, और सबको जो भी एनडीए घटक दल है ये जानते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। ये लोग कई बार चुनाव लड़कर देख चुके हैं, कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ भी चुनाव में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहाँ पे वोट तो काटा था, नीतीश कुमार को बड़ा डेंट लगा था। लेकिन उस वक्त भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से बाद में उभर कर सामने आए। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार में जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी और आरजेडी की इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हालांकि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ भी एक बड़ी खबर अभी आ रही है। प्रीति, मैं आपके जरिए दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वहाँ भी एक बड़ी खबर आ रही है, जिस बड़ी खबर के मुताबिक 38 सीटों पर सीपीआई-एमएल ने अपना दावा ठोक दिया है। मतलब हर जिले में एक सीट
भाकपा माले को चाहिए। पिछली बार 12 सीटों पे भाकपा माले ने जीत दर्ज की थी और उसके राज्य सचिव कुणाल का कहना है कि हम लगातार पार्टी के तौर पे मजबूत हुए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। 70 सीट वहां भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने डिमांड कर दी है, 60 सीटों की डिमांड वीआईपी ने की है। तो महागठबंधन में ज्यादा खींचतान है बनिस्पत एनडीए के। हालांकि एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया गया है। अगर चिराग पासवान 20 सीटों पर नहीं मानते तो कुछ ज़्यादा सीटें उनको मिल सकती हैं। और जो फार्मूला बताया जा रहा है अभी तक का, उसके मुताबिक कहा यही जा रहा है कि 20 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी बिहार में और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें और 3 से 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई नाराज होता है, किसी की नाराजगी होती है तो 1 आध सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं और कोई नए दल जैसे कि वीआईपी अगर आती है तो उसको भी एकोमोडेट किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जाए तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद जो उभर कर सामने आया है और अभी जो ताजा अपडेट सूत्रों के हवाले से आ रही है, जो अभी जानकारी मिली है प्रीति, जो आपके जरिए मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि सीपीआई-एमएल ने महागठबंधन में 38 सीटों पर दावा ठोक दिया है और 12 जून को बैठक बुला ली गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसमें सीपीआई-एमएल अपनी तरफ से अपने दावा की पुष्टि करेगा और अपने दावा को पुख्ता करेगा। तो क्या ये जो महागठबंधन है या ये जो दूसरा गठबंधन है, ये देखना होगा कि ये इतनी सीटें देता है, इस बात पर सहमति बनती है सीपीआई-एमएल को लेकर? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होता है उस पर विवाद खड़ा हो जाता है, एक दूसरे से बाकी पार्टियां कट जाती है। लेकिन सर्वेश में ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अब एनडीए को लेकर कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है जैसे कि आपने भी बताया। अब दूसरा यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि ध्यान खींचने वाला पॉइंट है वो किस तरीके से जो उम्मीदवार है उनको टिकट दिया जाता है, क्योंकि जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखना होगा। और दूसरी तरफ की विपक्ष की तरफ से, गठबंधन की तरफ से कौन कौन से चेहरे किस जाति के लोगों को वहां पर उतारा जाता है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए के एक ही जाति के कई लोग खड़े हो जाएं, आमने सामने सब हो जाएं, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखिए प्रीति, सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल हमेशा सीट शेयरिंग के टाइम में रखा जाता है बिहार में और नीतीश कुमार इसके खास तौर पे इसका ध्यान रखते हैं। बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है कि जो जाति आधारित गणना हुई है बिहार में, उसके आधार पे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी देनी होगी। और वैसी परिस्थिति में सीट शेयरिंग जब हो जाएगा और उम्मीदवारों के चयन का मामला जब सामने आएगा तो उस समय जातीय गणना को आधार बनाया जाएगा। और वैसी परिस्थिति में जिस विधानसभा में जिस जाति की का वोट बैंक ज़्यादा होगा उसको तवज्जो दी जाएगी। ये महागठबंधन में ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एनडीए के भीतर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसी आधार पे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जहां तक बात अगर की जाए, आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर लें, आरएलएम की बात कर लें जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, या जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात कर लें, या फिर जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी, उसकी बात कर लें, ये तमाम लोग जो हैं इस बात को समझ चुके हैं कि इस बार जाति आधारित गणना का असर देखने को मिल सकता है। पिछली बार चुनाव में जो गलतियां हुई उस गलतियों को दूर करने की जरूरत है और यही वजह है कि 2025 225 का नारा एनडीए ने दिया हुआ है। इस बार 225 सीटों पर जीत का दावा है एनडीए का। अब देखने वाली बात होगी कि इसके लिए उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार से करते हैं। जहां तक बात महागठबंधन की जाए तो वहां ओवैसी भी चाहते हैं कि वो भी महागठबंधन का हिस्सा हो। हालांकि ओवैसी को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, पशुपति पारस को लेकर कोई सहमति वहां नहीं बन पाई है। तो वैसी परिस्थिति में अगर ये दोनों दल अलग से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे पशुपति पारस अगर चुनाव लड़ते हैं अलग पार्टी बनाकर, जो उनकी पार्टी है उसके तहत, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को उसका डेंट झेलना पड़ेगा। और अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव मैदान में अकेले आती है तो निश्चित तौर पे महागठबंधन के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। प्रीति, बिल्कुल। और सर्वेश, देखना होगा आगे कि अब क्योंकि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ रहा है एनडीए का, उसके बाद किस तरीके से महागठबंधन का यहाँ पर फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के